हमारे ब्रेन में ऑटोमेटिकली ये खासियत है, ठीक है, कि हम हर चीज़ जो मेजर होती हैं वो डिलीट हो जाती हैं हमारे ब्रेन से, इरेज कर दी जाती हैं। इसी तरह आप लोगों ने जो कुछ पढ़ा, मे भी कि वो भी कुछ ना कुछ तो डिलीट हो ही गया होगा, अगर उसको रिवाइज नहीं किया होगा। अगर रिवाइज किया होगा, उसको रीड आउट और उसकी बातों को पढ़ा होगा, देखा होगा, तो यकीनन आपको याद होगा, ठीक है। आप उसके हर चीज को दोबारा देख रहे हैं। तो हम भी स्टार्ट लेते हैं। हाँ, कुछ बात में भी कि हम ये रीएब्जॉर्प्शन के टॉपिक को डिस्कस कर चुके थे, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको बस समअप करके अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। अगर मैं बहुत ज़्यादा पीछे तो नहीं हूँ, अगर किसी को याद हो, वैसे तो मुझे याद है थोड़ा बहुत, तो ऐसा ही है शायद, ठीक है जी। और बुक में हम पेज नंबर था जनाब हमारा 16, ठीक है जी। अच्छा जी, एक क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है सर, रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी में जो आपने सब हेडिंग्स डाली हैं वो डालना ज़रूरी है या फिर पैराग्राफ की फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे बुक में लिखा हुआ है? सेकेंड ईयर के बच्चे, एक बात का ख्याल रखिए, आप लोग इस चीज़ से गुजरे नहीं। और वो बात क्या थी जी? वो बात ये थी कि आपके कॉपीज को चेक नहीं किया गया, आपको पास कर दिया, प्रमोट कर दिया गया, पास नहीं कहेंगे, प्रमोट कर दिया गया नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अगर आपको पास किया जाता, यानी कि आपकी कॉपीज चेक होती, तो फिर कुछ ना कुछ बच्चे जरूर अपने रिजल्ट से उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती और वो रो रहे होते। वो कहते जी हमने तो बहुत कुछ लिखा, लेकिन हमें जोलॉजी के टीचर ने नंबर कम दिए, बॉटनी के टीचर ने नंबर कम दिए, केमिस्ट्री के नंबर, फिजिक्स वाले, और फिर टीचर को भी थोड़ी बहुत आप लोग हार्ड वर्ड यूज करने लग जाते हैं कि जिनको पढ़ा नहीं है, ये पढ़े लिखे नहीं है, और वट एवर। हाँ, तो मैं आपसे जब फिजिकली क्लास में मौजूद हूँ, जब हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ये काम हो जाए, तो मैंने आपको शायद सेकेंड ईयर से मेरी यहाँ मीटिंग नहीं हुई थी, फर्स्ट ईयर से एक सिंगल क्लास हमारी यहाँ हुई थी जब टेस्टिंग चल रही थी। तो मैं आपको इंशाल्लाह आपकी बोर्ड की जो कॉपी असिस्ट की जाती है उसकी जो समरी है वो आपको दिखाकर, और फिर आपको बताऊंगा कि हम लोग कॉपीज को चेक करने में क्या चीज़ देख रहे हो। आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह पर दुरुस्त है, आप बुक का पैराग्राफ बना हुआ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन आपको उसमें शायद जो कॉपी चेक करने वाले यानी कि टीचर हैं, वो शायद शायद अगर वो उसको देखेंगे ना, तो एक इमेज थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। आपके नंबर बहुत अच्छे आ रहे होंगे अगर आपने पूरा काम अच्छा किया है तो। लेकिन अगर हम हेडिंग वाले बच्चे को नंबर दे रहे हैं 2 आउट ऑफ 2, तो आपको कहीं ना कहीं 2 आउट ऑफ 1.5 दे दिया जाएगा, किसी एक क्वेश्चन में, किसी दूसरे में, ये देखते हुए कि यार ये बच्चा थोड़ी सी हेडिंग को यूज नहीं कर रहा, ठीक है ना। और वो हमारी चीज जो हमें अलग अलग नजर आनी चाहिए वो हमें नजर नहीं आ रही, ठीक है। एक काम आपको दिया था, मे बी के भूल गए होंगे बच्चे, या कुछ बच्चों ने किया भी होगा, वो डेफिनेटली वो मैंने भी आपके लिए किया था, लेकिन आज हमारे जो सर हैं जिनको मैंने वो वीडियो सेंड की थी वो आज अवेलेबल नहीं है, तो कल इंशाल्लाह वो वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा। और उसमें हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी जो हमारे यहाँ कुर्बानी हुई थी उसकी कट करके
और उसमें आपको एक्सप्लेन किया था। तो मैं कल इंशाल्लाह आपको वीडियो शेयर करूंगा आपके साथ और आपको दिखाऊंगा। ठीक है जी। तो हमारी बात रीअब्जॉर्प्शन पे, हमने आपसे जिक्र कर दिया था कि रीअब्जॉर्प्शन जब सेकंड हेडिंग हम बात करते हैं रेगुलेटरी फंक्शंस की, तो उसमें रीअब्जॉर्प्शन इन डिसेंडिंग लिम्ब को अलग कर दिया, रीअब्जॉर्प्शन इन असेंडिंग लिम्ब को आपने अलग कर दिया। ठीक है। उसकी बेसिक वजह क्या है? उसकी बेसिक वजह है कि डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब के दोनों के फंक्शन एक दूसरे से अपोजिट है। During reabsorption process, when the filtrate pass down from the proximal convoluted tubule into the descending limb, the loop of anal water is removed out from the wall because its wall is permeable to water than any other solute. तो ये permeable water होती है descending limbs, लेकिन impermeable होती है other solutes। जबकि अगर आप यहाँ हम बात करते थे तो हम कहते थे कि जी ये इम्परमेबल, असेंडिंग लिम्ब क्या है? इम्परमेबल टू वाटर है, और अदर सॉल्ट्स सोडियम या क्लोराइड आइंस उनके लिए ये परमेबल है। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रही होती है। फिर हमने ये देखा कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो मटेरियल हमारा मौजूद है उस मटेरियल का भी हमारे रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। डेफिनेटली वहां भी ऐसा मटेरियल है जिसको रीएब्जॉर्ब करके और फिर क्या किया जाएगा, उसमें से भी मटेरियल को जो हार्मफुल है लाइक नाइट्रिएंट्स के आइंस हैं, अदर्स केमिकल्स हैं। ठीक है जी। तो उसे भी रीएब्जॉर्ब करना होगा और उसको फिर सेपरेट करना पड़ेगा। फिर हमने कहा था कि एडजस्टमेंट ऑफ आइंस इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट, कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस आइंस आर एडजस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस ऑफ। अब जब वो असेंडिंग लिम्ब से भी निकलकर आगे जाता है, और आगे क्या है? आगे है जनाब हमारे पास क्या? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो उसमें क्या होगा? उसमें डिफरेंट आइंस की कंसंट्रेशन को रेगुलेट किया जाता। मैंने आपको मिसाल दी थी कि सर्दियों में आपको यूरिन ज्यादा क्वांटिटी में डिस्चार्ज होगा जबकि आप पानी कम पी रहे होंगे। गर्मियों में आप पानी ज्यादा पी रहे हैं लेकिन यूरिन डिस्चार्ज कम हो रहा है, और गर्मियों में जो यूरिन डिस्चार्ज हो रहा है उसमें स्मेल भी ज्यादा है और उसका कलर भी डार्क होगा, जबकि सर्दियों में जो यूरिन डिस्चार्ज हो रहा है उसका कलर भी ट्रांसपेरेंट है और उसमें से स्मेल भी आपको शायद नहीं मिलेगी। तो आइन एडजस्टमेंट की जा रही है। गर्मियों में आपकी आइन की एडजस्टमेंट अलग प्रोसेस में चल रही है, सर्दियों में आपकी आइंस की अलग। इसी तरह डे बाय डे आवरली हमारे आइंस की कंसंट्रेशन को चेक एंड बैलेंस किया जाता है। ज़रूरत क्या है, उस ज़रूरत के मुताबिक आपकी बॉडी में क्या चीज़ स्टे करनी है, क्या चीज़ उसको कंजर्व करना है, क्या निकालना है, वो यहाँ एडजस्ट किया जाएगा। और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स उसको कंट्रोल कर रहा है। एक क्वेश्चन है जी सर, किडनी लॉन्ग में पेपर में क्या पूछ पूछ पूछते हैं या पूछते हैं? अच्छा, तो बेटा लॉन्ग में ही ये बात हम कर रहे हैं। लॉन्ग में पूछा जाता है रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। ठीक है। और आपको मैंने एयर्स भी शायद मेंशन करवाए थे और क्वेश्चन भी लिखवा दिया था। मैंने आपको कहा था कि एयर 2017, 14, 12, ठीक है, और भी एयर होंगे जो अगर 20 ईयर आपके पास है और उसमें भी आपको नज़र आ सकते हैं। तो ये तो मैंने 5 ईयर का आपको दिखाया था, तो उसमें 17 में भी आया, 14 में भी आया, 12 में भी आया। अब इसके साथ वो डायग्राम कभी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की दे देते हैं, कभी नेफ्रॉन की दे देते हैं। ठीक है। ये जो हम आपको डायग्राम यहाँ शो कर रहे हैं सिंगल सिंगल, ये डायग्राम आपको बुक में नहीं है ना। बुक में एक ही डायग्राम सिर्फ नेफ्रॉन की दी गई। ये तो हम एक्सप्लेन करने के लिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि कहाँ क्या हुआ। क्लियर जी। आगे हमारे पास है जनाब थर्ड हेडिंग,
और वो है ट्यूबुलर सिक्रीशन। रीएब्जॉर्प्शन इन कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पर हमने एक हेडिंग और ऐड किया है, जो यूजुअली पैराग्राफ के एंड में आपको लफ्ज लिखा था, रिमेनिंग सब्सटेंस नाउ पास्ड एज यूरिन इनटू कलेक्टिंग डक्ट। तो अब जब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से जो भी फिल्ट्रेट जा रहा होगा वो एक्चुअल ऑलमोस्ट यूरिन बन चुका होगा, और फिर उसमें आखिरी हिस्से यानी कि कलेक्टिंग डक्ट में जाकर सिर्फ और सिर्फ वाटर को अगेन एडजस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर आइंस को एडजस्ट नहीं किया जाता, सिर्फ पानी को एडजस्ट किया जाता है। एडजस्ट का मतलब वही है कि अगर पानी बॉडी में ज्यादा है तो उसको यूरिन में डाल दिया जाएगा निकालने के लिए कि एक्सक्रीट आउट हो जाए। अगर बॉडी में पानी कम है तो उसको यहाँ से रीएब्जॉर्ब करके वापस ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया जाएगा ताकि पानी की कमी ना हो बॉडी में। थर्ड हेडिंग हम फिर लगाते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन एट द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्योंकि ये हेडिंग क्या है, ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सिक्रीशन क्या हो रही है? The substance such as ammonia, urea, uric acid, and creatinine secreted from blood directing into filtrate by active transport. अब हमारे पास साथ ही, अच्छा ये सारे काम एक साथ चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक काम हुआ फिर दूसरा होगा फिर तीसरा, ऐसा नहीं होता। हर चीज एक साथ हमें नजर आएगी और एक साथ कंप्लीट हो रही होगी। तो अब इसमें हम कहते हैं कि जी जब प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को हम देखें तो उसमें जो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रेटिनिन वगैरह है हमारे पास, वो फिल्ट्रेट से डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या किए जा रहे होंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, क्योंकि फिर मैं बात आपको समझा पाऊंगा कि आपको पता हो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जनाब कौन दे रहा है, जल्दी से जवाब जरा दीजिएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मींस क्या है जी, कौन बता रहा है? अच्छा जी, क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि जी व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो आंसर मेरे पास आया है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल जी ठीक कहा आपने, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एनर्जी रिक्वायर्ड के साथ अगर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहे हों तो उसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा आंसर आया जनाब, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। एक और आंसर है द मूवमेंट ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन। और आया व्हेन मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर। चार आंसर मेरे पास हैं, एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं तो आप अपने आंसर को थोड़ा सा करेक्शन कर दीजिएगा और बल्कि आप खुद समझ जाएंगे। पानी ऊपर मौजूद है कहाँ, आपके अपर टैंक में, और आप नीचे से अपने टैप या नल को खोलते हैं तो पानी नीचे आ जाता है। क्या ऊपर आपने कोई मोटर पानी की लगाई है जो पानी को नीचे फेंक रही है? नहीं ना। जबकि नीचे जो आपका स्टोरेज टैंक है, अंडरग्राउंड टैंक, उसमें से पानी को जब आपने ऊपर फेंकना है तो आपने एक मोटर लगा रखी, और मोटर को चाहिए इलेक्ट्रिक करंट यानी एनर्जी। तो अब हम क्या कह सकते हैं आंसर में थोड़ा सा आपके, अगर लोअर टू हायर कंसंट्रेशन आप लेके जा रहे हैं किसी को तो हमारा क्या होगा, जबरदस्ती उसको मूवमेंट करवानी पड़ेगी, और जब काम जबरदस्ती का होगा तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनके आंसर में आपने लोअर टू हायर कह दिया ना मुझे, और जिन्होंने हायर टू लोअर कहा वो ठीक कहा है। तो इसलिए जब आपको किसी हाई कंसंट्रेशन को लोअर की जाने भेजना पड़ेगा तो कुछ भी नहीं करना, वो तो खुद ही चला जाएगा। जैसे ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है, उसके लिए एनर्जी की तो नीड नहीं होती। लेकिन अगर आप लोअर कंसंट्रेशन के मॉलिक्यूल्स को मूव करवाना चाहते हैं टूवर्ड्स द हायर कंसंट्रेशन तो वहां एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो इसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक बच्चे को हमारे स्क्रीन शो नहीं हो रही,
एक बच्चे को स्क्रीन शो नहीं हो रही। बेटा आप अपना दोबारा रिकनेक्ट करके देखिए, स्क्रीन शो नहीं हो रही एक बच्चे को। रिकनेक्ट बोल दूं ना? क्योंकि यहाँ तो ठीक चल रही है बेटा स्क्रीन। भाई ये बच्चे का देखिएगा जरा। अच्छा बेटा आपको देखते हैं, आवाज तो आपको आ रही है ना? तो आपको अभी देखते हैं, सर से मैंने कह दिया। ठीक है जनाब। तो आपके पास जब भी हम हायर टू लोअर जा रहे हैं, तो उस वक्त आपके हमारे काम में क्या होगा, हमें ज़बरदस्ती उसको सेंड करना पड़ेगा। अच्छा जी, अगेन जो बच्चे को शिकायत है वो जनाब, तो ये हम चल रहे थे, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये हमारा ग्लोमेरुलस है, ये हमारी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, जो ये आ रही सी। ठीक है। अब इसमें आपको देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर फिल्ट्रेट चल रहा है। उस फिल्ट्रेट से हमारे पास जो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन है, वो जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट थे लाइक ग्लूकोज था, वाटर था, अदर मटेरियल थे, वो डायरेक्टली ब्लड में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा। क्योंकि ये ब्लड कैपिलरीज इफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं जो आगे चलकर पूरी ट्यूबुलर जंक्शन पर कैपिलरीज का एक जाल नेटवर्क बनाती हैं, फिर वासा रेक्टा बनता है आगे जाकर, जो हमारे लूप ऑफ हैनल पर था। ठीक है। इसी तरह से यहाँ आगे आकर, पहले तो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स को ब्लड में शामिल कर दिया, आगे जब जा रहे हैं तो आगे ब्लड में अब ये जो ऐसा होता ना, कभी आप ट्रे में चाय या पानी लेकर जा रहे हैं, तो एहतियाती तौर पर आप बहुत इजी होकर चल रहे हैं आराम आराम से, मगर फिर भी उसमें से पानी या चाय थोड़ा सा ड्रॉप जरूर आपकी ट्रे में गिर जाता। तो ऐसा कुछ भी यही इस एरिया में चल रहा होता कि ब्लड स्ट्रीम में यहाँ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के साथ साथ कुछ मटेरियल हार्मफुल में भी आगे बढ़ सकता है, तो उसे दोबारा ट्यूबुलर यहाँ लेकर आएगी। अब यहाँ और यहाँ की कंसंट्रेशन में भी डिफरेंस है, तो यहाँ पर जरूरत पड़ने पर क्या किया जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। फिर इसी तरह इस एरिया में जो सेल्स हैं, डेफिनेटली यहाँ पे सेल्स भी होंगे ना, तो उन सेल्स से भी मटेरियल को उठाया जाएगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, उस वक्त भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जा रही होगी। ठीक है जी। द मेंटेनेंस ऑफ एसिड एंड बेस आर बैलेंस इन ब्लड रेगुलेटेड बाय सिक्रीशन ऑफ H प्लस आइन एंड अमोनियम आइन। ठीक है। तो H प्लस आइन सक्रीट करके या अमोनियम आइन को सक्रीट करके एसिड एंड बेस बैलेंस को यहाँ ट्यूब्यूलर जंक्शन जितने भी हैं दोनों, यानी कि जितने से मुराद है दोनों डिस्टल और प्रॉक्सिमल, तो वहां पर इन दोनों को बैलेंस किया जा रहा होता है, उसकी एसिडिटी और बेसिडिटी को। ठीक है। तो ये हमारी ट्यूबुलर सिक्रीशन होगी। ट्यूबुलर सिक्रीशन के बाद ये एक बहुत ही थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हेडिंग है, और उसकी बेसिक वजह ये कि ये थोड़ी सी टिपिकल बन जाती है, और उसको हम आसानी से समझ सकते हैं अगर बात हमें क्लियर हो जाए। प्रीवियस प्रीवियस बातें जितनी थी उन तमाम बातों को यहाँ पर जो है वो एक तरह से यूं करें कि मिक्सअप किया जा रहा हो, क्योंकि पहले हमें कुछ बात आपसे डिस्कस करनी है। हेडिंग है हमारी काउंटर करंट एक्सचेंज।
There are two counter current system operating in the medulla and involve exchange of the solute and water. नंबर एक काउंटर करंट मल्टीप्लायर, और सेकंड है हमारे पास जनाब काउंटर करंट, यहाँ नहीं दिया मेरा ख्याल से मैंने, अच्छा चले मैं बता देता हूँ, वासा रेक्टा। वो हमने शायद आखिर में कहीं लाइन में उसको एडजस्ट कर लिया होगा, वो सिंगल लाइन होता। असल में हमारा काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो है वो हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है। ठीक है जनाब, पहले हम करंट की बात कर रहे हैं। करंट किसे कहते हैं जी? करंट कहते हैं फ्लो को। ठीक है, अच्छा अब आप क्या समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है किसी वायर में से, तो उसकी अपनी कोई प्रेशर, कोई अपनी उसकी पावर है? यकीनन बहुत बड़ी पावर है। आप देखते हैं अगर करंट लग जाए आपको तो क्या हो जाता है। हालांकि उसमें से फ्लो क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या है? उसका साइज क्या है ना? अच्छा, मैं फिजिक्स की तरफ नहीं जा रहा क्योंकि मुझे उस फिजिक्स नहीं आती है, तो मैं सिर्फ करंट का मतलब आपको देखना और बताना चाह रहा था। फ्लो किसी भी चीज का, तो फ्लो चाहे मॉलिक्यूल का क्यों ना हो, फ्लो चाहे एक इलेक्ट्रॉन का क्यों ना हो, उसके फ्लो के दौरान पावर या ताकत भी होती है। उसके बगैर कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा एक करंट, एक फ्लो में आपको और एग्जांपल देना चाहता हूँ ताकि फिर हम अपने पॉइंट की तरफ चलें तो क्लियर हो जाएगी बात। आप कभी हाईवे पर खड़े हों और कोई अच्छी बड़ी इंटरसिटी बस अगर गुजरे तो आप उसको देख रहे हो, लेकिन जैसे ही वो आपके पास से गुजर के जाएगी उसके पीछे आपको एक बहुत ही तेज हवा का झोंका मिलेगा। इसीलिए हाईवे पर छोटी बाइक्स यानी जो 70 या 50 वगैरह होती हैं वो चलाना ज़रा परेशानी का बाइस होता है। गाड़ी हिल जाती है पूरी अगर बराबर से आपके कोई इंटरसिटी बस गुजरे। एक तो वो स्पीड बहुत होती है उनकी, और दूसरा उनका मास ज़्यादा होता है, तो उनके पीछे एक करंट फ्लो कर रहा होता है एयर का, एयर फ्लो होती है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हमारे यहाँ ये क्या है? ये है जनाब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये डिसेंडिंग लिम्ब, फिर ये आ गई सेंडिंग लिम्ब, फिर ये आ गई डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड। और इनके ऊपर क्या है? इनके ऊपर ब्लड कैपिलरीज हैं, ये रही, है ना? ऐसे ही है। ब्लड कैपिलरीज में मूवमेंट हो रही है ब्लड की, फ्लो हो रहा है लिक्विड, और हमारे इस एरिया में यानी जो लूप ऑफ फैनल है, प्रॉक्सिमल और कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, उनमें भी मूवमेंट हो रही है फिल्ट्रेट की। दोनों आइंस हैं ना, है ना? यहाँ भी आइंस हैं और ये भी आइंस हैं। तो इनकी आपस की जो मूवमेंट है उस मूवमेंट में एक करंट फ्लो प्रोड्यूस होता है, उसे कहा जाता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर, क्योंकि दो है ना, एक ब्लड में एक यहाँ, तो इनको मिलाकर आप मल्टीप्लायर करते हैं। अब वो वाली बात जो आपने पहले पढ़ी थी जनाब, कि हमारे पास पढ़ी थी, कहाँ थी ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये जनाब ये आपने कहा था डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर रिमूव आउट फ्रॉम द वॉल, और असेंडिंग लिम्ब में वाटर रिमूव नहीं होता बल्कि सॉल्ट रिमूव होता है। तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ, ये आपको नजर आ रहा है, वाटर रिमूव हो रहा है, वो ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, ये एरिया इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और आपने असेंडिंग लिम्ब में देखा कि जी आइंस बाहर आ रहे हैं, ये आइंस आ रहा है सोडियम पोटाशियम क्लोराइड, और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी आ रहे हैं और ब्लड स्ट्रीम में भी ऐड हो रहा है, ये हो रहा है, ये वासा रेक्टा है। ठीक है, ये इनके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट का रेशियो आपको दिखाया जा रहा है कि ज़्यादा और फिर दोबारा डिक्रीज। इसी तरह से ये ज़्यादा, ये देख लीजिए 1200 1200 इक्वल हो गया।
और ये फिर रिवर्स जब हुआ यानी आगे बढ़ा तो फिर इसकी क्वांटिटी में, मूवमेंट में, फ्लो में कमी आ गई। ठीक है जी, तो ये दो फ्लो आपको यहाँ जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि दिस काउंटर करंट मल्टीप्लाइज इन्वॉल्व इन द डेवलप इन कंसंट्रेशन ऑफ आइंस अक्रॉस द मेड्यूला। तो ये जितना एरिया है ये सब मेड्यूला में है, तो इसके अक्रॉस कंसंट्रेशन ऑफ आइंस को यहाँ क्या किया जा रहा होता है, डेवलप किया जा रहा होता है। While passes the isotonic filtrate through the descending limb, the reabsorption of water turns the filtrate hypertonic. अब हमारा ये फिल्ट्रेट जो आगे पास हो रहा था ये अभी ऑलमोस्ट आइसोटोनिक था, लेकिन जैसे ही यहाँ आया पानी इसमें से बाहर निकला, ठीक है, तो इसकी हाइपरटोनिसिटी में इजाफा हो गया। यहाँ तक आइसो था, यहाँ पर हाइपरटोनिसिटी इसकी इंक्रीज हो गई क्योंकि इसमें से पानी बाहर निकल गया। अब जैसे ही ये आगे बढ़ा सेंडिंग लिम्ब में, तो क्या हुआ, इन द सेंडिंग लिम्ब द सोडियम क्लोराइड रिमूव फ्रॉम द सेंडिंग लिम्ब slowly diffuse back in the descending limb. This maintains the highest concentration of solute. क्या बात हुई जनाब, ये पानी बाहर निकलकर आउट हो गया, ठीक है, और यहां से आइन आउट हुए। आपने कहा असेंडिंग लिम्ब इम्परमेबल है पानी के लिए, पानी निकल नहीं सकता लेकिन पानी आ सकता। दूसरी आपने कहा था डिसेंडिंग लिम्ब इम्परमेबल है टू द आइन। तो इम्परमेबल का मतलब पानी, सॉरी, आइंस एक्सक्रीट बाहर नहीं निकल सकते लेकिन इन हो सकते हैं। अब यहाँ से आयन इसमें इन हो रहे हैं और यहाँ से पानी असेंडिंग में इन हो रहा है। ये क्यों हो रहा है जी, ऐसा क्या कि बार बार यहाँ से आयन यहाँ जाए और यहाँ से पानी यहाँ। भाई जब आइसोटोनिक की हाइपरटोनिसिटी में इजाफा करना होगा या हाइपर करना होगा तो उसमें आयन डाले जाएंगे तो पानी बाहर निकलेगा। इसी तरह अगर इसकी हाइपरटोनिसिटी को कम करना है तो इसमें से आयन बाहर निकाला जाएंगे तो इसमें पानी डाला जाएगा। तो इस दोनों की हाइपरटोनिसिटी को कंट्रोल करने के लिए पानी और आयंस का एक्सचेंज चल रहा होता है यहाँ यहाँ यहाँ, और उसी से आपकी काउंटर करंट प्रोड्यूस हो रहा था। ये जो हमने आपको बस की मिसाल दी थी ना, सर्किल में घूमता जाता है, तो एक्चुअली यहाँ पर उसी तरह से एक सर्किल बन रहा है फ्लो का और मूवमेंट उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो बार बार ये प्रोसेस साथ साथ चलता रहता है। जितनी ज्यादा आइंस एक्सचेंज होते जाएंगे हाइपरटोनिसिटी इंक्रीज करने में मदद मिलेगी और उनको फिर बाहर, फिर इन, ये यहाँ से इन होगा तो ये आगे बढ़ेगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी, ड्यू टू द हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट ऑलमोस्ट 90% वाटर ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब। अब ये जो हाइपरटोनिसिटी पैदा की गई है उसकी बेसिक वजह यही है कि जो इस पूरे एरिया में पानी चल रहा था उस पूरे पानी की 90% क्या कर दिया जाए, रीएब्जॉर्ब कर दिया जाए। ठीक है, और ये रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है। अब यूरिन पास आउटसाइड द बॉडी इज हाइपरटोनिक टू द बॉडी फ्लूइड। तो ऑलमोस्ट हमारा जो यूरिन पास आउट होता है वो बॉडी फ्लूइड्स के कंपेयर हाइपरटोनिक होता है। ठीक है जनाब, अब आपको जो दूसरा काउंटर करंट है उसे हम कहते हैं काउंटर करंट वासा रेक्टा। ठीक है, पेज नंबर 17 पर आप उसको देख सकते हैं और वो बहुत सिंपल सा है, इसलिए शायद मैंने उसको यहाँ ऐड नहीं किया और आपको वहाँ बुक में से शो ऑफ कर देता हूँ। बुक में आप देख लीजिए जनाब कि दूसरा काउंटर करंट सिस्टम जो होता है वो वासा रेक्टा का काउंटर करंट है, उसी के नाम पर है। इसका काम सिर्फ इतना होता है कि 1% ब्लड इसमें फ्लो हो और वो ब्लड
वासा रेक्टा और तमाम उस एरिया को नरिशमेंट प्रोवाइड करे, उसके लिए फूड प्रोवाइड करे और साथ ही साथ उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करे। भाई ये जो सारे यहाँ सेल मौजूद हैं इस पूरे एरिया में, उन्हें भी तो अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस करने के लिए क्या करना है, उन्हें भी तो अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस करने के लिए एनर्जी चाहिए ना, फूड चाहिए। बिल्डिंग में हर आदमी काम कर रहा है, तो आप अब एक मजदूर से कहेंगे जी ये मजदूर जो यहाँ जो स्वीपर है ये काम कर रहा है, तो इसका तो कोई मसला ही नहीं है, मगर खाना तो उसने भी खाना है ना भाई। काम करके वो साइड में बैठ गया तो क्या हुआ, खाना तो फिर भी खाएगा। ऐसे ही हमारी किडनी के हर सेल को भी प्रोवाइड किया जा रहा होता फूड बाय द वासा रेक्टा, which have only 1% slower movement of the blood, easily provide for oxygen and nourishment to the medullary cells या medulla, across the medulla। ठीक है। अब ये काउंटर करंट दूसरी हेडिंग आप इसके बाद लगाते हैं, यानी मैंने मिस किया, ए के बाद बी लगाते हैं, ठीक है। उसमें आप ये लिख देंगे पैराग्राफ। अब आप बात करते हैं जनाब हमारी, और अगर जब हम लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे होते हैं ना, तो उसमें आप इसको ऐड नहीं करते, यानी टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। पेज नंबर 17 पर ही है आपके पास, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन होता है हमारे के नेफ्रॉन्स की टाइप्स क्या हैं। यहाँ कभी कभी वो आपसे कहते हैं एडॉप्टेशंस ऑफ किडनी, तो उसके ऊपर क्वेश्चन लिख लीजिएगा, राइट द एडॉप्टेशंस ऑफ किडनी और डिफाइन द टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। पेज नंबर 17 पर ही, ठीक है जी। तो वहाँ यानी जहाँ हमने काउंटर करंट जो वासा रेक्टा में वो पूरा किया, वहां तक हम रेगुलेटरी फंक्शन, उसमें हम एक चीज और ऐड कर देते हैं जो टॉपिक इसके बाद है, हार्मोन्स की एक्टिविटी। लेकिन वो कैसे ऐड करना है वो मैं भी आपको बताता हूँ जब हम उस टॉपिक पे चलते हैं। पहले हम सिंपल सा, बहुत आसान सा टॉपिक है, इसको डिस्कस कर लें। किडनी इज adopted to the nation habitat of animals, mammals conserve water by passing more concentrated urine। ठीक है जी। द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन इज डिटरमाइंड बाय द लेंथ ऑफ लूप ऑफ एनल, जितनी लूप ऑफ एनल होगी उसी की मदद से हमारे पास क्या किया जाएगा, यूरिन की डिटर्मिनेशन की जाएगी, यूरिन कैसा होना चाहिए, ठीक है जी। Longer length of the loop of anal cause higher concentration of salt in the medulla, which is ultimately related to higher rates of osmosis of water from the collecting duct। तो अब जितना लंबी हमारे पास ये देखें, ये जितनी लंबी हमारी लूप ऑफ एनल होगी जिन मैमल्स की, तो उसमें मेडुला में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट की हायर होगी। अब ये एक्चुअली तो होता ये है कि हर मैमल में, एडवांस मैमल में हमारे दोनों टाइप ही के मौजूद होते हैं किडनी नेफ्रॉन्स, हर किडनी में, ठीक है। लेकिन क्वांटिटी में डिफरेंस होता है। क्वांटिटी में क्या डिफरेंस होता है, जिन एनिमल्स को, फॉर एग्जांपल हम कैमल की बात करें, तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारे वो नेफ्रॉन जिनका लूप ऑफ एनल बड़ा है वो ज्यादा क्वांटिटी में, और जिनका लूप ऑफ एनल कम है, छोटा है, वो कम क्वांटिटी में, ठीक है। ऑल mammals have both type of nephron, ठीक है। अच्छा जी, तो अब बोथ टाइप क्या है, एक हमारा है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन हैज शॉर्ट लूप ऑफ एनल विथ स्लाइट एक्सटेंशन इनटू मेडुला।
तो ये आपको नजर आ रहा है जनाब, ये अपर लेयर है, आउटसाइड लेयर जो होती है, और ये हमारा जो पिंक कलर में शो हो रहा है ये रेनल कॉर्टेक्स, और जो डार्क कलर में शो हो रहा है वो यहाँ से यहाँ तक वो मेड्यूलर रेनल मेड्यूला। ठीक है। अब हमारे पास अब हमारे पास क्या है जी, कि आपने देखा कि एक हमारा नेफ्रॉन, ये ग्लोमेरुलस, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, ये लूप ऑफ एनल, यहाँ से घूमकर वापस आया और कलेक्टिंग डक्ट में जाकर अटैच हो गया, ये कलेक्टिंग डक्ट है। दूसरा आप देख सकते हैं वो कहाँ है, ग्लोमेरुलस और लूप ऑफ एनल, ये आ गई और ये ग्रह। तो जो हमारा नेफ्रॉन, उसकी लूप ऑफ एनल सिर्फ और सिर्फ कॉर्टेक्स तक मौजूद है, यानी शॉर्ट है, इट मीन्स, तो उसे हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन। दूसरा जक्स्टा मेडुलरी। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हैज लॉन्गर लूप ऑफ एनल extending deep into the medulla. The greater the demand of conserving water, the greater would be the number of juxtamedullary nephron in the kidney. जिस एनिमल यानी मैमल को पानी की ज्यादा जरूरत है, उसके पास नंबर ऑफ जक्स्टामेडुलरी ज्यादा होंगे। जिसको कम जरूरत है, उसके पास इनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, लेकिन होंगे दोनों। तो ये जक्स्टामेडुलरी में आप देख सकते हैं कि इसका लूप ऑफ एनल बड़ा है, और कहाँ तक गया, ये मेड्यूला में चला गया। ठीक है जी, क्लियर है, छोटा सा टॉपिक है। अब मैं ये आपसे कहना चाह रहा था कि आप जो है, जब आप रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी लिखें, तो उसमें आप ये जरा और शॉर्ट करके कि भाई आप एंड द लास्ट आप उसमें लिख दें कि भाई 3 हार्मोन्स आर इन्वॉल्व फॉर द रेगुलेशन ऑफ किडनी। और नाम क्या है, एंटी डायरेटिक, एल्डोस्टेरोन, पैराथॉर्मोन। बस ये जस्ट ऐड कर दें आप ना, उनकी डिटेल ना डालें। इनकी डिटेल हम शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लेंगे, अलग से होती है शॉर्ट क्वेश्चन, इसका पूछा जाता है, और 13 में और 10 में पूछा भी गया था। पेज नंबर 17 का लास्ट बिल्कुल टॉपिक आपके सामने, बहुत आसान है भी, और इनका जिक्र आपको दोबारा मिलेगा चैप्टर 3 में। यहाँ पर आप देख लीजिए, एंटी डायूरेटिक डाइटू यूरेटिक यूरिन हार्मोन एडीएच और वैसोप्रेसिन, इट इज सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से निकलता है, एंड स्टोर इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट में इसको स्टोर किया जाता है। इट इज सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्ड टू इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। अगर हमारे ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है तो उसके अगेंस्ट, उसके रिस्पॉन्ड में, उसके फीडबैक में ये प्रोड्यूस किया जाता है। और डिहाइड्रेटिंग जैसे है कंडीशन आपकी, तो ये क्या करता है जी फंक्शन, इट रेगुलेट द परमिएबिलिटी ऑफ द वॉल्स ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट टू इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जाहिर सी बात है, डिहाइड्रेट हो रही है आपकी बॉडी, तो फौरन आपकी एंटी डाई एंटी एंटी मानेगा था अपोजिट, ठीक है ना, तो यूरिन बनाने के अपोजिट ये हार्मोन काम करता है, और कोशिश करता है पानी को ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्ब कर दिया जाए। सेकेंड हार्मोन हमारा एल्डोस्टेरोन, इट इज secreted by adrenal cortex। मैंने आपसे कहा था जब हम लोग यूरिनरी सिस्टम मैन देखा था डायग्राम, तो उसमें हमने कहा था किडनी के ऊपर ही हमारा कॉर्टेक्स मौजूद होता है, ठीक है ना। तो कॉर्टेक्स का जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है, यानी एड्रीनल का कॉर्टेक्स बाहर वाली जो लेयर है, उसमें से ये हार्मोन सिक्रीट होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि सर रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी के लास्ट में इन हार्मोन्स का नाम लिखने हैं। बिल्कुल यही मैंने आपसे अर्ज की कि नाम आप ऐड कर दें जी, और हेडिंग आप ये लगा दें, इफेक्ट ऑफ हार्मोन ऑन द वर्किंग ऑफ किडनी, और 1 2 3, बस इनकी डिटेल आप यहाँ ना लिखें। डिटेल हम याद करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ना, तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप डिटेल याद कर लें।
फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन क्या है जी? इट कंट्रोल द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस इन द बॉडी फ्लूइड बाय इंक्रीजिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन इन द नेफ्रॉन। तो अगर आपकी बॉडी को सोडियम आयंस की जरूरत है तो उसकी कंसंट्रेशन को रीचेक किया जाता है। अगर कमी हो रही है हमारी बॉडी में तो फिर उसे रीअब्जॉर्ब करने के लिए ये हार्मोन काम करेगा। ठीक है। पैराथॉर्मोन इट इज सिक्रेटेड बाय पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड से ये निकलता है और क्या करता है? इट कंट्रोल द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इन द बॉडी फ्लूइड बाय इंक्रीजिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरीन आयन इन द नेफ्रॉन। ये कैल्शियम आयन को कंसंट्रेशन को चेक करता है और साथ ही साथ रीअब्जॉर्ब कर रहा होता है क्लोरीन आयंस को भी। ठीक है, दोनों चीजों को ये चला रहा होगा, लेकिन कैल्शियम की इन्वॉल्वेशन इसमें पैराथॉर्मोन में ज्यादा देखी जाती है। ठीक है जनाब, तो ये भी बहुत इजी सा हमारे लिए शॉर्ट क्वेश्चन था। एक और शॉर्ट क्वेश्चन आपसे कभी कभी कोई आसान पेपर बनाने वाला है टीचर तो वो आपको देता है, भाई किडनी स्टोन पर नोट लिखिए। अच्छा, उससे पहले पेज नंबर 18 पर आप जरा बुक अपने सामने रख लीजिएगा और पेज नंबर 18 पर आप देख लीजिए जनाब कि हमारे पास कंपोजिशन ऑफ यूरिन आपको नजर आ रहा है। तो ये एमसीक्यूज के लिए वैल्यू याद करेंगे हम। इसमें आप देख सकते हैं वाटर 95% यानी यूरिन में 95% पानी होता है। एक एमसीक्यूज आपसे कही जाती है कि अबेंडेंट क्या चीज होती है यूरिन में? तो अबेंडेंट क्वांटिटी होती है वाटर। ठीक है। प्रोटीन नहीं होगा, 0% होगा। ग्लूकोज 0% होगा नॉर्मल में। और हमारे डायबिटिक जो पेशेंट हो, अगर वो उसकी डायबिटीज ज़्यादा है तो उस सूरत में उसमें जो ग्लूकोज की क्वांटिटी है वो यहाँ शो होगी, मगर वो भी जब उसके ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो। यूरिया 2% होता है। ठीक है। और वो क्रेटिनिन 0.3 से 0.7, अमोनिया 0.3 से 0.7, यूरिक एसिड 0.3, सोडियम क्लोराइड 0.6, अदर्स 0.47 और इसकी पीएच वैल्यू होती है 5। ठीक है, पीएच वैल्यू होती है 5 जनाब। तो यूरिन क्या हुआ? जब कौन बता रहा है जल्दी से, एसिड हुआ या बेस? जल्दी से बताइएगा जरा मुझे। अब किडनी प्रॉब्लम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम किडनी स्टोन्स का। Some solid structures are produced in the kidney is called kidney stones. किडनी स्टोन्स हमारे यहाँ पैदा हो जाता है और वो किडनी स्टोन क्या होता है ये देखेंगे पहले हम। अबाउट 70% स्टोन कंपोज ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट और फॉस्फेट। हमारे पत्थर को जो हमारी किडनी से हमें मिला है उसको हम उसकी जो कंपोजिशन को चेक करें तो पता चलता है कि जनाब क्या होगा? उसका 70% कंपोजिशन जो है वो या तो कैल्शियम के ऑक्सिलेट होंगे या फॉस्फेट होंगे। ठीक है। अब बाकी क्या होगा? बाकी को देखें जनाब। ऑक्सिलेट इज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ बॉडी मेटाबॉलिज्म, इट इज नेचुरली प्रेजेंट इन यूरिन। ये कौन है? ऑक्सिलेट आपका बॉडी का क्या है? मेटाबॉलिक का एंड प्रोडक्ट है। जितने मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं उनमें हमारे पास ऑक्सिलेट बनने की चांसेस मौजूद होते हैं। अब बनेगा तो नेचुरल ही है ना, तो नेचुरल है तो यूरिन में डिस्चार्ज आउट भी होगा आपके, यानी हमारे यूरिन में थाउजेंड्स ऑफ अदर केमिकल। ये जो यूरिन कंपोजिशन थी ये तो मेन है ना, इसके अलावा और भी कई कंपोनेंट्स होते हैं जो यूरिन में डिस्चार्ज आउट हो रहे होते हैं। ये मेन कंपोनेंट हैं जिनको चेक एंड बैलेंस किया जाता है। यानी अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी डिजीज किडनी की तो इनसे ही आइडिया लगा लिएगा, और अगर उधर फर्दर उसको इन्वेस्टिगेट करना है तो दूसरी कंपाउंड्स को चेक किया जाता है। ऑक्सिलेट सॉल्ट विद कैल्शियम हैव लो solubility and abnormal level of oxalate urine promote stone formation। तो अगर
ऑक्सलेट की क्वांटिटी और कैल्शियम, आपके पास कैल्शियम भी ज़्यादा है और ऑक्सलेट भी ज़्यादा है, तो अगर ये मिल जाए आपस में तो फिर ये मिलकर इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। अब सॉल्युबिलिटी कम होती है तो ये प्रिसिपिटेट की शक्ल में हमारे जो किडनी के पेल्विस में जगह गैप्स पड़े हुए हैं, उन गैप्स में जाकर पाउडर फॉर्म में रुकना शुरू हो जाता है। यहाँ रुक गया, यहाँ रुक गया, यहाँ रुक गया, स्टे करने लग जाता, और फिर उसमें और एडिशन होते जाती। एक बार अगर एक भी कंपोनेंट का एक भी हिस्सा वहां जमा हो गया तो उसके साथ फिर बार बार मटेरियल और आता रहेगा और फिर वो स्टोन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। स्टोन फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू अ डाइट कंटेनिंग फूड और ड्रिंक्स विद अ हाई कंटेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, टोमेटो, स्पिनच, लीवी वेजिटेबल। ये तो नॉर्मल नेचुरल फिनोमिना है कि ये हमारे पास जो चीजें हैं वो हमारे कुदरती है ना, तो इनका इस्तेमाल एक ख़ास मकदार तक बेहतर रहता है। लेकिन असल मसला ऑक्सैलिक एसिड का कहाँ पर है? असल मसला ऑक्सैलिक एसिड का हमारे वो फूड हैं जो आप लोग नहीं खाते। कौन से? वो जो पैक होते हैं, लेज जनाब, इसी तरफ इशारा था मेरा, जो बच्चों की भूख को मिटा देता है लेकिन पेट को नहीं भरता। ये जितने भी आप लवाजमात अपने खाते हैं ना, उल्टे सीधे हम उसको कहते हैं, बायो की टर्म में कहते हैं कचरा। ठीक है। और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीजें ऑक्सैलिक एसिड इसमें मौजूद होता। तो आपकी वो जो नेचुरल रिक्वायरमेंट है, नेचुरल चीजें हैं, ऑक्सैलिक एसिड क्वांटिटी उससे बढ़ जाती है, क्योंकि आर्टिफिशियल फ्लेवर, आर्टिफिशियल फूड, कंजर्व फूड, जो आपके पैक फूड हैं, उनमें ये क्वांटिटी इन केमिकल्स की बढ़ाई जाती है, क्योंकि ये प्रिजर्वेटिव्स में शामिल होती है। तो आपकी बॉडी में उसकी क्वांटिटी और बढ़ जाती है, इसलिए आपको भी चांस बन जाता है किडनी स्टोन्स का। 70% स्टोन बना था हमारे कैल्शियम ऑक्सलेट या फॉस्फेट से। 20% ऑफ कैलकुलाई, कैलकुलाई कहते हैं किडनी स्टोन को बायो की टर्म में। ठीक है। Calculi are termed as infected stones. Such calculi consist of combination of calcium, magnesium, ammonium, phosphate. अब बाकी 20% को, यानी अगर हमने 100 लोगों में से उसके किडनी के स्टोन्स निकाले हैं और उनको हम उनकी कंपोजिशन को चेक कर रहे हैं, तो 70% तो ये कंपोजिशन निकली। 20% में कैल्शियम के या मैग्नीशियम या अमोनियम के फॉस्फेट वो मिल रहे होंगे आपको। 5% जो हमारा होता है, अबाउट 5% ऑफ कैलकुलाई आर फॉर्म्ड बाय यूरिक एसिड। अब जिन लोगों की क्वांटिटी यूरिक एसिड की ज्यादा होती है तो यूरिक एसिड भी स्टोर हो सकता है। ठीक है। तो वो 5% हमारी वो, और बाकी बचा 5% तो वो फिर डिफरेंट और कंपाउंड्स हैं, उनकी तरफ चले जाते हैं। क्लियर जी? ये स्टोन बनने का आपको यहाँ डायग्राम में प्रोसेस दिखाया जा रहा है। तो नोट आपसे, लेकिन मैंने आपसे कहा कि कोई ऐसा शख्स जो बहुत आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछे वो आपको ये क्वेश्चन देता। ठीक है जी। हाँ, ये क्वेश्चन है जो नोट है, राइट नोट ऑन लिथोरिप्सी, ये आपसे अक्सर पूछा जाता है। ये आप देख लीजिएगा, पाइफेयर में आपको नोट पूछा जाएगा, राइट अ नोट ऑन लिथोरिप्सी। 12 वगैरह में 2012 में पूछा गया था शायद, और 17 में ही पूछा गया था। ठीक है जनाब। जी क्वेश्चन, कैलकुलाई का मतलब दोबारा बताएं। कैलकुलाई इज द टर्म, ठीक है, टर्म है ये, और किडनी स्टोन आप कहते हैं इंग्लिश में, और बायोलॉजी की टर्म में हम उसे कहते हैं कैलकुलाई। कैलकुलाई इज अ बायोलॉजिकल टर्म ऑफ किडनी स्टोन। ठीक है जनाब। तो ये हमारे पास लिथोट्रिप्सी। पहले हमारे साथ ये होता था कि अगर हम किडनी स्टोन का ऑपरेट करना चाहते हैं तो हम क्या करते थे, हम एब्डोमेन कट करते थे। एब्डोमेन कट करने के बाद पीछे जाते थे, और एब्डोमेन सामने से नहीं कट होता था, साइड से कट होता था,
और फिर किडनी तक पहुंचते थे, फिर किडनी को कट करते थे यहाँ से या जहाँ भी स्टोन है, और फिर उन स्टोन्स को निकालते थे और फिर दोबारा से इसको स्टिच करते, किडनी स्टिच करते, पेरिटोनियम इसके ऊपर है वो स्टिच करते, फिर अंदर जो ऑर्गन्स आपने इधर उधर कर दिए थोड़े बहुत उनको सेट करते, फिर हम दोबारा से स्टिच करते हुए बाहर मसल्स तक स्टिच लगाते हैं। तो एक लंबा प्रोसेस होता था और उस प्रोसेस में आपको ऑपरेट करने में भी ज़्यादा टाइम कंज्यूम था, कॉस्ट भी ज़्यादा थी, फिर आपको यानी पेशेंट को आराम भी बहुत करना पड़ता था। फिर वो अगले 3-4 मंथ तक कोई भी वेट नहीं उठा सकता था, ज़्यादा झुक नहीं सकता था। लेकिन फिर ये टेक्निक जब आई लिथोट्रिप्सी की, तो इसने क्या किया, इट इज़ अ रीसेंट टेक्निक टू रिमूव किडनी एंड यूरेटर स्टोन। तो ये यूरेटर के स्टोन और किडनी के स्टोन को निकालने की एक टेक्निक है। In this technique, shock waves or ultrasonic waves are used to break up calculi for removal. तो हम shock waves ये इनको लगाते हैं। क्या करना होता है, सिर्फ एक छोटी सी हमारी बॉडी में होल तो नहीं कह सकते, कट ही कहते हैं उसको, वो लगाकर हम अपने जो कैमरा के साथ इंस्ट्रूमेंट है वो किडनी तक पहुंचा देते हैं और फिर वहां से हम उसको शॉक वेव देते हैं। फॉर अल्ट्रासोनिक लिथोट्रिप्सी, ultrasonic probe through a telescopic tube is used to break up the stone। तो वो फिर जब शॉक वेव हम पहले तो अल्ट्रासाउंड करके देख लेते हैं कि जी कहाँ पर स्टोन मौजूद है, वहीं पर हम ले जाकर शॉक वेव्स को वहाँ उन किडनीज पर लगाते हैं, तो हमारी ये जो बड़े स्टोन्स है वो बारीक पाउडर की फॉर्म में आना शुरू हो जाते हैं, टूट जाते हैं। Shock waves are more advanced method in which shock waves are focused from outside the body। आजकल जो है वो बाहर से भी ये काम हो जाता है, तो बहुत आसान हो गया, एडवांस हो गई। और द ब्रेकिंग स्टोन्स आर पास थ्रू यूरिन। अब हम फिर कुछ उनको 2-4 दिन के लिए एंटीबायोटिक्स और प्लस कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं जो ज़्यादा यूरिन फॉर्म करेगी, और पानी उनको कहा जाएगा कि आप ज़्यादा भी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन डिस्चार्ज हो। तो जैसे ज़्यादा यूरिन डिस्चार्ज होगी तो ये स्टोन भी निकल कर यूरिटर के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, तो किडनी से स्टोन रिमूव हो जाए। ठीक है जनाब, तो ये हमारे पास था। अच्छा, नेक्स्ट में हमारे पास रेनल फेलियर। ऑलमोस्ट इसके भी हमारे लिए कोई शायद कभी नोट शोट नहीं पूछा, लेकिन इसका ताल्लुक जो ट्रीटमेंट्स है उससे हमारा नोट अक्सर और बेशतर पूछा जाता है। ठीक है ना, पहले फेलियर की बात कर लें छोटी सी हम। किडनी या रेनल फेलियर में आप देखते हैं कि जनाब जो बिल्कुल इनेबल हो जाए हमारा कि वो वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा, यूरिन फॉर्म नहीं कर रहा, तो उसे आप रेनल फेलियर कहते हैं। ये क्यों हो सकता है, ये हमारे पूरा ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म को डिस्टर्ब कर देगा और रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहेगा। कैसे पता चले, कुछ सिम्टम्स हैं आपको। एक्युमुलेशन नाइट्रोजन वेस्ट इन बॉडी लीड्स टू सिम्टम्स सच एज नोसिया, ये गुनूदगी टाइप, या आप कह रहे हैं चक्कर आना जिसे कह सकते हैं, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी उसको बिला वजह वॉमिटिंग हो रही है या उसको भूख नहीं लग रही है, वीकनेस हो गई है, ब्रीथलेसनेस यानी जो सांस लेने का प्रोसेस है वो मज़ेदार नहीं है, उसको एक अजीब सी कैफियत। और अगर ये कंफर्म नहीं किया गया कि जी ये जो सिम्टम्स हैं वो रेनल फेलियर के हैं, उनके किडनी खराब हो चुके हैं, तो फिर इन सीवियर केस इट लीड्स टू कॉमा एंड डेथ। तो फिर बहुत ही जल्दी अगले 24-48 घंटों में बंदा कॉमा में चला जाता है और फिर नेक्स्ट में वो डेथ हो जाती है। ठीक है, एसोसिएटेड सिम्टम्स उसके साथ साथ पॉसिबल है नमोनिया हो जाए, ब्लीडिंग स्टमक में हो जाए, हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, सो ऑन। तो ये कुछ भी हो सकता है। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर एक किडनी फेल हो जाता है तो एक किडनी आपका फंक्शनल है, तो उस वक्त तक आपको ये जो सिम्टम्स आएंगे तो उसमें आप अंदाज़ा हो जाएगा, डॉक्टर देख लेगा जी, तो वो फिर किडनी के फंक्शन को चेक करवाएगा, टेस्ट करवाएगा, तो पता चलेगा एक किडनी तो गया।
दूसरा देखा जाएगा तो वो कह रहे हैं जी ये ठीक है, तो फिर वो किडनी को ऑपरेट करके या तो बाहर निकाल दिया जाएगा क्योंकि वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, अगर वो इन्फेक्टेड है तो ख़राब हो जाएगा, लिहाजा उसको ऑपरेट करके निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर दोनों ही ख़राब हो गए तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। फिर हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी को लगाया जाए। कहाँ से लें भाई? किडनी को किसी डोनर से लें, किसी और शख्स से लें। इट इज टेक्निक of removal of impaired kidney in transplantation of healthy kidney from donor. It requires a kidney from a donor which must be accepted by the body of affected person. It is a surgical procedure and successful in 80% of the cases. अब ट्रांसप्लांट करने के लिए सबसे मेन क्या है? किडनी चाहिए जी। किडनी किसी और शख्स का चाहिए। अब डेफिनेटली जो भी मरीज है उसके माँ बाप या पेरेंट्स सबसे पहले कहेंगे कि जी हमारा किडनी ले लें जी, हमारा बच्चा है ये। तो फिर हम क्या करेंगे, उसके किडनी के और उसके ब्लड के और किडनी टिश्यूज के क्या किया जाएगा, डोनर के साथ क्रॉस मैच किया जाएगा। और अगर वो सक्सेस हो गया यानी क्रॉस मैच ठीक है, तो फिर सर्जिकल प्रोसीजर से गुजार कर उसको ऑपरेट कर दिया जाता है। फिर भी चांस होता है कि शायद नया किडनी जब लगाया गया है तो उसमें से 20% चांस ये होता है कि वो फेल हो जाए दोबारा, और 80% सक्सेसफुल रेट है। लेकिन अगर किडनी अवेलेबल नहीं है, पेरेंट्स का किडनी राजी थे, लेकिन मसला क्या था, क्रॉस मैच में वो फेल हो गया, क्रॉस नहीं हो रहा। अब क्या करें जी? अब जाहिर सी बात है, पेरेंट्स के बाद तो बहन भाई आपके कोई सिस्टर है, ब्रदर है, वही आपके आगे आएगा कि हाँ ठीक है जी, मेरा एक किडनी ले लें मेरे बहन के लिए, मेरे भाई के लिए। उनका क्रॉस मैच किया जी, वो भी नहीं आ रहा। अब क्या करें? अब यकीनन कोई खाला मामू, कोई चाचू, कोई तायब्बू, यही होंगे जो क्लोज हैं आपके। होता ना एक आधा खाला या मामू या चाचू या कोई तायब्बू क्लोज होते हैं, तो वो कहेंगे यार मेरा दिल का जिगर है ये, तो मेरा किडनी ले लो। मगर क्या प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम वही है, उनका भी क्रॉस किया तो क्रॉस मैच नहीं हुआ। क्यों क्रॉस मैच? ये जरूरी नहीं है कि ब्लड क्रॉस हो जाए, माँ बाप का भी आपको हो सकता है ब्लड क्रॉस ना हो पाए, सेम ग्रुप भी होने के बावजूद। ठीक है। अब प्रॉब्लम है कि जी उस बंदे को क्या करें? अब उस बंदे को जब तक किडनी नहीं मिलता उस पेशेंट को, तो उसको सरवाइव करने के लिए क्या किया जाएगा? डायलाइसिस किया जाएगा। डायलाइसिस जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर नहीं है, ये याद रखिएगा। डायलाइसिस जो है एक टेम्पररी टेक्निक है जिसके थ्रू हम पेशेंट को सरवाइव करवाते हैं, और फिर जब ट्रांसप्लांट के लिए किडनी अवेलेबल होता है तो वो उसको ऑपरेट करके लगा दिया जाता है। ठीक है जनाब। अब हम चलते हैं जनाब कि डायलाइसिस, ये नोट आपसे पूछे जाते हैं आपके पास पेज नंबर 19 में। हीमोडायलाइसिस और पेरिटोनियल डायलाइसिस है, इस पर नोट आपसे पूछा जाता है। 2016 में भी था और 2014 में भी था। ठीक है, ये आपसे पूछ लिया जाता है, ये आप क्वेश्चन एज अ नोट इसको यहाँ पर लिख लीजिए। राइट अ नोट ऑन हीमोडायलाइसिस या राइट अ नोट ऑन पेरिटोनियल डायलाइसिस। एक और क्वेश्चन भी इसमें से आपसे पूछा जा सकता है, कंपैरेटिव, वो भी हम बाद आपको आगे चलकर दें। व्हाट आर द कॉज ऑफ किडनी फेलियर? जनाब एक सवाल बच्चों ने पूछा है, कॉज जो है किडनी फेलियर की, वो डायबिटिक होना, या हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है और वो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करता, यानी मेडिकेशन नहीं करता या एहतियात नहीं करता। डायबिटीज़ का पेशेंट है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं करता अपनी डायबिटीज़ को। ठीक है। या बार बार किडनी स्टोन प्रोड्यूस हो रहे हैं किसी में, पेशेंट में। या फिर आपके पास क्या हो रहा है, आप जो हैं वो कुछ ऐसे लाइक
ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक जिसे हम कहते हैं, कोक, पेप्सी, वट, उनका इस्तेमाल बेतहाशा करते हैं। ठीक है। और ऑक्सैलिक एसिड, यूरिक एसिड या यूरिया, इसकी कंट्रोलिंग आपके आउट है, लेवल जो है वो मैक्सिमाइज है, तो ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है जनाब, आपके एक जो ये बच्चा है, इसको स्क्रीन का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो ये बेटा अपने उसमें चेक करो, उसको रीचेक, रिकनेक्ट होकर, आप रिकनेक्ट भी होने की कोशिश कर रही हैं तो आपका रिकनेक्ट भी नहीं हो रहा। मैंने आपको एडमिट तो किया कई बार। बहरहाल देख लीजिए दोबारा रिकनेक्ट होकर। अच्छा जी, तो फिर हम डायलिसिस, उस किडनी फेलियर के पेशेंट्स को, दोनों फेल हो गए किडनी, तो अब हम उसको डायलिसिस पर चलाते हैं। Dialysis, it is an artificial technique to remove waste product from the blood and excess blood fluid from the body as a treatment for renal failure. तो ये एक आर्टिफिशियल टेक्निक है जो हम जब तक रेनल फेलियर हो गया है जिस शख्स का, उसके ट्रीटमेंट के तौर पर हम उसको यूज कर रहे होते हैं और हम उसकी बॉडी से वेस्ट को ब्लड से बाहर निकाल रहे हैं। इसके दो तरीके हैं, एक है हीमोडायलिसिस, हीम यानी ब्लड का, तो पूरे ब्लड का डायलिसिस हम करते हैं। ये देख सकते हैं हम, डायग्राम है हमारे सामने, डायलिसिस मशीन, ये मशीन यहाँ डायलिसिस की है, वो अलग होती है लेकिन ये हमने चूंकि डायग्रामेटिकली आपको शो किया जा रहा है तो इसलिए हम शो करने के लिए दिखा रहे हैं। डायलिसिस मशीन आर्टिफिशियली किडनी कंटेनिंग अ फ्लूइड ऑफ केयरफुली एडजस्ट कंपोजिशन द डायलाइसेट। डायलाइसेट वो केमिकल्स होते हैं जो हमारे यूरिन के कंपोनेंट की तरह होते हैं, ये बनाए जाते हैं आर्टिफिशियल। ये उस मशीन में, जिस तरह ये बॉटल्स रखी हैं, इसी तरह उस मशीन में इनके चैम्बर बने होते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस द ब्लड फ्रॉम द बॉडी इज पंप्ड repeatedly through a tube of partially permeable membrane bathed in the dialysis। अब ये तो हमने ट्यूब आपको दिखाया ना अलग से, तो जो मशीन बनी होती है वो मशीन में ये जो पूरा एक चैम्बर बना हुआ है जो सेमी परमेबल है, उसके चारों तरफ ये फ्लूइड मौजूद होता है। ठीक है। और ये हम बाथन, यानी ये जो ट्यूब है ये बाथ कर रही होती है, उसके अंदर डिप होती है, उसमें डायलाइसेट। When the blood passes through the dialysis machine, the nutrient waste and excess salt are diffused out from the blood into the dialysis। तो इनकी कंसंट्रेशन, अब ये देखें, ये हमारे दो कनेक्टर लगे हुए हैं हमारे पेशेंट्स के, एक जा रहा है ब्लड निकलकर बाहर और ये आकर लाइन आर्टरी टू वेन पंप, तो अब ये पंप होकर आगे बढ़ रहा और ये मशीन में चला जाता। मशीन में यहाँ पर पूरे चैम्बर बने हुए अंदर डिफरेंट, और उन चैम्बर की खासियत ये होती है कि परमेबल मेम्ब्रेन होती है अलग अलग चैम्बर में, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये अलग अलग नजर आ रहा है आपको, तो इनकी सेलेक्टिव परमेबिलिटी होती है, कहीं पर सोडियम की, कहीं पे कैल्शियम की, कहीं पे नाइट्रोजन की, कहीं पे क्लोरीन की, कहीं पे वाटर की, तो ये सिलेक्शन किया जाता है। तो जब जब ब्लड हम पेशेंट का यहाँ से गुजर रहा होता है तो डिफरेंट आइंड, डिफरेंट कंसंट्रेशन के इन्फ्लुएंस में जो कि डायलाइसिस में मौजूद है, वो परमेबल मेम्ब्रेन की वजह से उसमें से बाहर निकल जाता है, बाहर निकलकर वो डायलाइसिस में मिक्सअप होता रहता है, और फिर हमारा वो यूज्ड किया हुआ डायलाइसिस मशीन की दूसरी जानिब से वेस्ट में जमा होता है और ब्लड हमारा मशीन से बाहर आकर वापस हमारी बॉडी में कनेक्टर के थ्रू अंदर डाल दिया जाता है। तो मशीन में इस चैम्बर के अलावा मशीन हमारे ब्लड के टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही होती है, उसके ब्लड के प्रेशर को रेगुलेट कर रही होती है। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि बस वो ब्लड बाहर आ गया और जी गुजर गया, हाँ, सब कुछ चेक किया जा रहा था। ब्लड इज रिटर्न टू द सर्कुलेशन, वापस आ जाता है।
It goes on 6 to 10 hours and 3 times a week under strict regulation of diet and proper fluid. अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो वो ट्रीटमेंट करने के लिए पेशेंट को जाना होगा लाजमी तौर पर, कहाँ, हॉस्पिटल में ये होगा काम, ठीक है। कॉस्ट इसकी ज़्यादा होगी, मैं हीमोडायलिसिस का पॉइंट बता रहा हूँ, कॉस्ट इसकी ज़्यादा होगी हीमोडायलिसिस में, और इसकी हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूर होगी, 6 से 10 घंटे इसको काम को चाहिए, और हफ्ते में कम से कम 3 बार, ठीक है। फिर उसके अलावा पेशेंट को डाइट जो है वो बताई जाती है, डाइट स्पेसिफाई की जाती है, पानी का एक पीना कितना है, कितना सॉल्यूशन लेना है, तो उसमें उसमें आपको कितनी रिक्वायर्ड है पानी पीने की, वो भी लिमिट आपको बताई जाती है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने आपके लिए यहाँ पेरिटोनियल डायलिसिस का कंपैरेटिव यहाँ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। नो हॉस्पिटलाइजेशन नीडेड इन पेरिटोनियल डायलिसिस। पेशेंट easily perform peritoneal dialysis in their home। आराम से वो अपने घर में बैठकर ये काम कर सकता, ठीक है। जबकि हमारे जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग भी 1 से 2 घंटे, या आप बढ़ा लें उसको, ज़्यादा देर लगे, ठीक है। इसी तरह हमारे जो 3 वक्त यानी हफ्ते में 3 बार लाजमी करना पड़ेगा कम से कम, लेकिन जो पेरिटोनियल डायलिसिस होता है वो आप 24 घंटे में 1 बार कम से कम करना होगा। इसमें डाइट की रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन उसमें डाइट की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ठीक है जी। तो मैं चाहूँगा कि आपको एक चीज़, बस टाइम असल में क्लास में थोड़ा सा कम रह गया, बहरहाल मुझे 2 मिनट वीडियो के थ्रू दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए। इसमें हमारे साथ ये हम करना होता है कि पेरिटोनियल डायलिसिस में हम अपने किसी भी, पीडी मींस पेरिटोनियल डायलिसिस, इसमें हम पेशेंट के एब्डोमिनल कैविटी में यहाँ, ठीक है, एक कनेक्टर लगा देते हैं ऑपरेट करके, ठीक है। ये ऑपरेट करके लगा दिया जाता है, ये फिक्स हो जाता है। अब ये उसको रखता है, ये उसके साथ डायलाइस सेट है, ये परचेज कर लेते हैं, जो कि यूज किया जाएगा एज अ डायलाइसेट, ठीक है। और इस डायलाइसेट को अब आपको यूज करने का तरीका ये होता है कि हमने बिल्कुल वैसे ही जैसे ड्रिप लगाते हैं ना घर में, तो वहां से कनेक्टर उठाकर हम यहाँ इस कनेक्टर के साथ ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। इस कनेक्टर के साथ ज्वाइन करके हम इसे अपने ऊपर, यानी कि ऐसी जगह पे जहाँ से ये डायलाइसेट जो है वो बॉडी में हमारे वापस आ जाए। फिर वो जब बॉडी में वापस आ जाता है, तो उसके बाद हम, जो होता है हमारी बॉडी में, वो ये कि जो हायर कंसंट्रेशन है सॉल्ट्स की, और हमारे नाइट्रियन वेस्ट है, वो डायलाइसिड के साथ मिलकर डायलाइसिड में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। अब हमारा जो वेस्ट है वो निकलकर डायलाइसिड में आ जाता है। अब इस डायलाइसिड को हमने क्या करना है, अब हमने वो जो बोतल ऊपर की तरफ टांगी थी, उसी बोतल को उठाकर हम जमीन पर रख देते हैं, यानी अपना बेड पे लेटे हैं तो उसे नीचे रख दिया आपने उठाकर,
तो वो तमाम कंपोनेंट जो डायलाइसिट के अपने थे प्लस हमारी बॉडी में जो एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद थे उनको उठाकर वो बाहर ले आता और फिर इजीली हमने उसे बॉडी से रिमूव कर दिया। ठीक है, इसकी दो टाइप हैं लेकिन हमारी बुक में नहीं है वो। यहाँ पर हम सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि वो हमारे पास नहीं थी। ठीक है जी। तो ये हमने आपको इसलिए यहाँ शो ऑफ करवा दिया ताकि आपको इजीली आप देख सकें कि पेरिटोनियल डायलिसिस पेशेंट्स खुद से उसको कर सकता है। ठीक है जी। आज के लिए यकीनन काफ़ी हमारा काम, ऑलमोस्ट क्लास का टाइम आपका हमारा एंड हो चुका है। नमाज भी पढ़नी है आप लोगों ने और हम लोगों ने। तो अगर कोई क्वेश्चन है किसी तरह का जो आपके पॉइंट आप चाहते हैं क्लियर करना है तो वो जल्दी से मुझसे पूछ लें ताकि फिर हम नमाज की तरफ चले जाएं। ठीक है, और कल वाली अनाउंसमेंट मैं आपको दोबारा कर दूं। कल सुबह 9 बजे आप लोग कोशिश करके ऑनलाइन हो जाएं ताकि कल हमारा प्रोग्राम जो फ्लैग सेरेमनी है वो आप उसके साथ पार्टिसिपेट करें। अच्छे तरीके से दुआ करें, अपने मुल्क के लिए दुआ करें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें, अपनी पाकिस्तानी कौम के लिए और साथ ही अपने लिए भी। तो कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें बस, फिर हम चलें। क्वेश्चन है जी, सर कैन यू प्लीज रिपीट व्हाट यू सेड फॉर टुमारो। जी मैंने रिपीट अभी किया या आपने क्वेश्चन पहले किया था या अभी बाद में किया? जी मैंने आपसे कहा कि जी कल सुबह 9 बजे लाइव सेरेमनी है, फ्लैग सेरेमनी फॉर 14 अगस्त। तो उसमें हम सबको यहाँ ऑनलाइन आप कनेक्ट हों और उसमें हमारे साथ पार्टिसिपेट करें और दुआ करें हमारे लिए, अपने लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए। ठीक है जनाब। ऑन द सेम लिंक, बिल्कुल जी सेम लिंक, इसी लिंक पर होंगे आप, इसी लिंक पर काम करेंगे। अच्छा, वो जो लिंक है आपका वो फेसबुक के पेज पर आपको होना है।